अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीपीएससी के हवाले से ख़ास तौर पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट। आज नेहरू रिपोर्ट के हम वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे जो कि हम लोग बचपन से जिन जिन चीज़ों की गलतियां करते आ रहे हैं, जो हमें पता नहीं है, उन डाउट्स को भी आज इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट थी, तो एक जो कि मोती लाल नेहरू जो एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने तैयार की थी और इसे ब्रिटिश के सामने ब्रिटिश के सामने रखा गया था। फाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस अमंग देमसेल्व्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस को फाइंड करने के लिए। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 मेमोरेंडम टू ब्रिटिश अंडर हेडशिप ऑफ नेहरू, मतलब कि ये एक ब्रिटिश के सामने उन्होंने एक रिपोर्ट रखनी थी। अपने कुछ उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर पॉइंट्स डाले हुए थे ताकि उसको ब्रिटिश से पास करवाया जा सके। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट को आखिर क्यों पेश की गई थी इस तरीके से, क्योंकि हिस्ट्री कनेक्टिविटी का नाम है। जब एक वाक्य को आप दूसरे वाक्य के साथ लिंक करके पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए आपके जहन नशीन हो जाता है, तो उस तरीके से चीज़ें भी जल्दी समझ आ जाती हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने के लिए तो नेहरू रिपोर्ट से पहले दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ पॉइंट्स भी मतलब के रखे थे। साइमन कमीशन के बाद जब साइमन कमीशन आया था तो उस ये मतलब कि आपको ये बता रहा हूँ कि ये हम 1927 के मैं दौर की आप लोगों को बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने पहला पॉइंट रखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर 33% इंडियंस होंगे। बम्बई को सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि सिंध और बम्बई इकट्ठे थे तो इतने, जिसकी वजह से ये था कि कभी भी वहाँ पर मुसलमानों की गवर्नमेंट नहीं आ सकती थी क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पर हिंदुओं की थी। तो इसी वजह से कहा गया कि इन दोनों को आपस में अलग कर दिया जाए सिंध को, ताकि सिंध के अंदर आराम से मुसलमानों की गवर्नमेंट आ सके। तो उन्होंने एक बात और की तीसरे पॉइंट के अंदर कि NWFE और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई। बलूचिस्तान के अंदर तो ख़ास तौर पर रिफॉर्म्स की बहुत अशद ज़रूरत थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थी। इस तरीके से उन्होंने नेक्स्ट जो पॉइंट रखा वो सीट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल, यानी कि पंजाब और बंगाल के अंदर भी मुसलमानों को उनकी मेजोरिटी के लिहाज से उनको ख़ास तौर पर सीटें दी जाएँ। अच्छा, यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ज़हन नशीन होनी चाहिए, मैंने ये इसको हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है, सेपरेट इलेक्ट्रेट। मतलब कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी बात की थी, कहा कि अगर आप जो है इंडियंस को ख़ास तौर पर कांग्रेस को एतमाद में लेने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप ये हमारे 4 पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा जो सेपरेट इलेक्ट्रेट का मुतालबा है हम उससे भी पीछे हट जाते हैं, जो कि हमें ब्रिटिशर्स ने, हालांकि इस चीज़ का हमें 1909 के अंदर ही उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट को मुसलमानों के एक्सेप्ट कर लिया था। तो लेकिन आप हमारे ये 4 पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लें, हम जो है आपके वो अपने उस मुतालबे से भी पीछे हट जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल अपोनेंट कांग्रेस वासे ब्लेसिंग डिसग्यू, अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, ये इस वजह से लिखी है क्योंकि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं ये एक चीज़ ब्लेसिंग भी साबित हो रही थी, क्योंकि जो थी हिंदुओं ने जब नेहरू रिपोर्ट दी तो नेहरू रिपोर्ट को पढ़कर उनकी असलियत भी हमारे सामने आई और हमें उनकी मतलब कि उनकी सोच का आइडिया हुआ मुसलमानों को कि वो किस कदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो इसके जवाब में ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो ब्लेसिंग इस तरह से हो गया कि अगर ना वो नेहरू रिपोर्ट देते तो ना उनके मुकाबले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई 14 पॉइंट्स पेश करते। तो जब साइमन, मैं अब थोड़ा सा आपको और मतलब के बैकग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, साइमन कमीशन की मैं बात की जा रहा हूँ, जिसके अंदर टोटल 7 लोग शामिल थे, 6 ब्रिटिशर्स थे और एक सर साइमन खुद थे। तो जब ये लोग यानी कि बरसगीर के अंदर पहुँचे तो इनको बड़ा इनका अजीब व गरीब तरीके से वेलकम किया गया। वो कैसे वेलकम किया गया? इंडियंस ने इनका वेलकम अंडे और टमाटरों से इनका वेलकम किया।
جب اس طرح کی حالات دیکھے گئے تو پورے برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ سے کھلبلی مچ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ انڈینز کی اتنی جرأت کہ وہ جو ہے ہمارے اوپر اس طرح سے اب انڈے اور ٹماٹر برسائیں گے. تو اس کے مقابلے میں انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بلا لیا فار انڈین افیئرز. اس کی خوب کلاس لگائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طریقے سے نظام کو چلایا. سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرز اس وقت بروکن ہیڈ تھے. بروکن ہیڈ نے مطلب کہ اسپیچ دی. ایک اسپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈینز بڑے بے وفا ہیں لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ چلیں اپنی ڈیمانڈز لے کے آئیں، ہم ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہی ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر آگے مطلب کہ اس کو یہ اس قدر اس کو یقین نہیں تھا کہ جو ہیں یہ انڈینز خاص طور پر اپنی ڈیمانڈز یا اپنے کچھ پوائنٹس لے کے آ سکتے ہیں، مسئلے کے حل کو لے کر آ سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ نہرو رپورٹ کے اندر کون کون سی ڈیمانڈز تھیں، اور نہرو رپورٹ کی اوپر قائد اعظم محمد علی جناح جو ایک ویژنری لیڈر تھے، ڈائنامک پرسنالٹی تھی، ان کا کیا رد عمل تھا. چلیں آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچنز ان کمنٹ باکس. اگر آپ لوگوں کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا نیکسٹ کوئی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ باکس اسٹڈیز سے اسپیشلی آپ کا کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس کے ایشو کو سالو کیا جائے گا. اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.